हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मुगल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले हम क्या कहते हैं कि बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में और आपको औरंगजेब के बारे में जाने थे। और ये सभी जो थे वो आपको पूर्ववर्ती मुगल कहलाते हैं, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो है वो आपको प्रारंभिक मुगल या पूर्ववर्ती मुगल कहलाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश के जिन शासकों ने शासन किया उसको आपको उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें आज जो जानना है, मेरा टॉपिक है वो है आपको मुगल प्रशासन। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये जो मुगल प्रशासन है आखिरकार था क्या। तो भारत में मुगल वंश की जो नींव पड़ी थी वो आपको 21 अप्रैल 1526 को हुए पानीपत के युद्ध से, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया और दिल्ली में यानी कि दिल्ली की गद्दी पर इसने क्या किया कि आपको मुगल वंश की नींव डाली। लेकिन बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530, तो इस बीच की अवधि में वह आपको कई सारे युद्ध ही लड़ा और यह अपने साम्राज्य को क्या कर सका कि स्थिर न कर सका। इसके अलावा यह इस साम्राज्य को चलाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई प्रशासन का भी निर्माण नहीं कर पाया, क्योंकि यह स्थिर था ही नहीं, तो प्रशासन के बारे में यह सोचेगा कैसे क्या। इसके बाद हुमायूं जो था वह बाबर का उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन इससे भी क्या होता है कि कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले अपने भाइयों के जो चुनौती था उस चुनौती का सामना करना पड़ा। पश्चिम के जो शासक थे बहादुर शाह, उसका सामना इसे करना पड़ा। इसके अलावा बिहार के शासक जो था शेर खां, यानी कि जिसको हम लोग शेरशाह सूरी भी कहते हैं, इन्होंने हुमायूं को काफी ज्यादा क्या किया था कि आपको परेशान किया था। तो हुमायूं के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी और अंततः समय ऐसा आया कि बिलग्राम के जो युद्ध हुआ था 1540 में, उस युद्ध के बाद हुमायूं को 15 साल बाहर से बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो ऐसे में यह भी क्या हुआ कि अपने साम्राज्य को स्थिर और प्रशासन बनाने में क्या हुआ था, नाकामयाब रहा था। इसके बाद क्या हुआ था कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो होते हैं आपको शासक बनते हैं मात्र 14 साल की उम्र में। और जब तक यह नाबालिग रहता है तब तक बैरम खां जो होते हैं इसके संरक्षक के तौर पर शासन करते हैं। तो मूल रूप से क्या हुआ कि अकबर, जिसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसके समय में साम्राज्य जो था वह स्थिर हो चुका था। तो ऐसे में इसे क्या हुआ कि अपने साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता हुई। तो यहीं से मुगल प्रशासन की वास्तविक रूप से क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। तो ये जो अकबर है, अकबर के प्रशासन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो आपको आईन ए अकबरी से मिलती है। तो ये जो आईन ए अकबरी है वो आपको क्या है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिससे हमें अकबरकालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है और साथ ही साथ जो है वो आपको मुगल प्रशासन के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है मेरा मुगल प्रशासन। तो देखिए मुगल प्रशासन जो है वो आपको किस सिद्धांत पर कार्य किया था, तो आपको तुर्क मंगोल सिद्धांत के आधार पर क्या किया गया था कि मुगल प्रशासन को मतलब बनाया गया था। तो तुर्क मंगोल सिद्धांत कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये जो मुगल थे ये आपको क्या थे कि तैमूरी भी अपने को कहते थे, तो कभी ये अपने को क्या कहते थे, मंगोली भी कहते थे। यानी कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, वो अपने पिता की ओर से तैमूर खां के यानी कि 5वें वंशज थे। वहीं आपको माता की ओर से मंगोलिया के शासक चंगेज खां के 14वें वंशज थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो मुगल प्रशासन है तो इसका जो आधार था वो आपको तुर्क मंगोल सिद्धांत था, यानी कि राजत्व का सिद्धांत, ठीक है। और मुगल प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से क्या किया गया था कि कई वर्गों में बांटा गया था। जैसे सबसे पहले क्या होता था कि एक बड़ा सा राज्य हुआ, ठीक है, यानी कि साम्राज्य को फिर क्या किया गया था कि आपको सूबा में बांटा गया था। सूबा बोले तो आपको राज्य हो गया, क्या हो गया, राज्य हो गया, यानी कि प्रांत इसको कहेंगे। उसके बाद था आपको सरकार, क्या था, सरकार था, ठीक है, यानी सरकार कहने का मतलब हुआ कि आपको जिला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको परगना था और परगना के बाद जो था वो आपको क्या था, तो गांव था, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको
याद रखना है कि मुगल प्रशासन को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था। तो देखिए सबसे पहले साम्राज्य को आपको सूबा में बांटा गया था, उसके बाद सरकार में, सरकार के बाद जो था परगना में, और परगना के बाद जो था क्या था, गांव में। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं सूबा, यह आपको प्रांत या राज्य कहलाता था। वहीं आपको सरकार जो होता था उसको हम लोग जिला कहते थे, और परगना जो होते थे अभी के दौर में उसको हम लोग प्रखंड कहते हैं। ठीक है, और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी मुगल प्रशासन में, वो आपको गांव होता था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मुगल प्रशासन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूबा, सरकार, परगना, गांव। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि मुगल प्रशासन को जो है वो आपको किन किन वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। ठीक है, तो देखिए ये जो केंद्रीय प्रशासन है, तो इस केंद्रीय प्रशासन में शासन का जो प्रधान होते थे वो आपको बादशाह होते थे। कौन होते थे? बादशाह होते थे। इसके अलावा बादशाह आपको प्रधान सेनापति भी होते थे, प्रधान न्यायाधीश होते थे। बादशाह को इस्लाम का संरक्षक माना जाता था। यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केंद्रीय सत्ता का जो सारी का सारी शक्ति जो था वो किस में निहित था? तो आपको राजा में निहित होता था, यानी कि बादशाह में निहित होता था। और बादशाह की उपाधि जो था वो आपको बाबर के समय से ही राजाओं ने धारण करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, आइए तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि बादशाह जो होते थे केंद्रीय शासन में क्या होते थे, प्रधान होते थे। ठीक है, और वह केंद्रीय शक्ति के जो सारी की सारी केंद्र जो होते थे उन्हीं के हाथों में होते थे। यानी कि राज्य का जो भी संपूर्ण शक्ति होता था सब राजा के हाथ में एकत्रित था। ठीक है, इसके अलावा ये अपने मंत्री परिषद के सहयोग से शासन को चलाते थे। तो मुगल काल में जो मंत्री परिषद होते थे उसको विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होते थे, वकील या वजीर होते थे, जिसको प्रधानमंत्री भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद आपको दीवान या वित्त मंत्री हो गए, मीर बख्शी हो गए, सद्र, उस सद्र हो गए। तो यह मंत्री परिषद में क्या होते थे, प्रमुख पद होते थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा वकील या वजीर होता था कौन? तो देखिए केंद्रीय सरकार के ये समस्त विभागों का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि मुगल प्रशासन में केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष कौन होता था, वजीर या वकील होता था, या इसी को प्रधानमंत्री भी कहा गया। ठीक है, अब है दूसरा जो था दीवान या वित्त मंत्री। तो दीवान या वित्त मंत्री जो होते थे आर्थिक मामलों में क्या होते थे, राजा के सलाहकार होते थे, और यह राज्य के आर्थिक चीजों की क्या करती थी, देखरेख करती थी। ठीक है, नाम से ही पता चला है दीवान या वित्त मंत्री, जो कि आर्थिक विषयों में क्या होता था कि बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था, बादशाह को सलाह देता था, राज्य के सारे चीजों को यह क्या करता था, व्यवस्थित रूप से लागू करता था। ठीक है, जो कि आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद है आपको मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो है आपको सेना का क्या होता था, प्रधान होता था। तो मुगल काल में क्या था कि कई प्रकार के सेना होते थे, जैसे कि आपको घुड़सवार सेना हो गया, पैदल सेना हो गया, इसके अलावा अन्य भी सेना होती थी। ठीक है, तो इन सारों सेनाओं की जो रख रखाव करना कार्य था वो किसका था, मीर बख्शी का था। इसके बाद है आपको सद्र, उस सद्र, जो कि आपको धार्मिक मामलों में राजा के क्या होते थे, सलाहकार होते थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि मुगल प्रशासन जो था वो किस चीज पर आधारित था, तो आपको तुर्क मंगोल सिद्धांत पर। और साम्राज्य जो होता था उसको क्या किया गया था कि आपको मतलब कई स्तरों में बांटा गया था। जैसे देखिए साम्राज्य को सबसे पहले सूबा, सूबा मतलब हो गया राज्य, उसके बाद सरकार, सरकार मतलब हो गया जिला। ठीक है, परगना मतलब प्रखंड अभी के दौर में। ठीक है, और गांव जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। और केंद्रीय प्रशासन में समस्त शक्तियों का केंद्र जो होते थे राजा होते थे। ठीक है, यानी कि राज्य की जो भी शक्ति होती थी वो किसके हाथ में होता था, राजा के हाथ में। और राजा अपने मंत्री परिषद के सहयोग से शासन को चलाता था, और इस मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। और इस मंत्री परिषद में मुख्य रूप से वकील या वजीर, या इसी को बाद में प्रधानमंत्री कहा गया, दीवान या वित्त मंत्री। इसके अलावा आपको मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र जो होते थे वो क्या होते थे कि मिलकर एक मंत्री परिषद का क्या करते थे, गठन करते थे। यानी कि राजा के मंत्री परिषद में ये चार पद जो था वो आपको प्रमुख था। ठीक है, तो वजीर व वकील जो होते थे आपको केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष होता था। दीवान या वित्त मंत्री जो होता था वो आपको आर्थिक विषयों में क्या होते थे कि बादशाह के प्रतिनिधि होते थे। वहीं आपको मीर बख्शी जो कि सैन्य विभाग का क्या होते थे, प्रमुख होते थे। अब है सद्र, उस सद्र जो कि धार्मिक मामलों में बादशाह का क्या होते थे, सलाहकार होते थे। तो ये केंद्रीय मंत्री परिषद के क्या थे, प्रमुख पद थे। लेकिन इसमें अन्य पद भी होते थे, जैसे प्रधान काजी। ठीक है, तो प्रधान काजी बादशाह के बाद क्या होते थे कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब राजा के बाद अगर कोई न्याय का बड़ा अधिकारी होता था तो वो आपको प्रधान काजी ही होता था। ठीक है, इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये क्या करते थे कि आपको प्रांत में
इसके अलावा आपको सरकार हो गया, परगना हो गया, वहां पे ये क्या करते थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। इसके बाद है आपको मुहतसिब। तो देखिए मुहतसिब जो होते थे यह आम जनता के नैतिकता का क्या करते थे, ख्याल रखते थे कि हमारे देश की जो जनता है उसका नैतिक स्तर ऊंचा है या नीचा है, इन चीजों का ख्याल रखना जो काम होता था किसका, तो मुहतसिब का। इसके बाद है मीर शमा। तो मीर शमा जो होते थे आपको मुगल काल में बादशाह के घरेलू विभागों का प्रधान होता था। तो बादशाह के घरेलू विभाग करने का मतलब क्या हुआ कि बादशाह के घर में क्या आज बनाना है, क्या बादशाह के लिए खाना लाना है, कब किस टाइम वो कैसे खाना खाएंगे, घर के कौन से सदस्य खाना खाए या ना खाए, ऐसे सारे कार्यों की जो देख रेख करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको मीर शमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मीर शमा। ठीक है। इसके बाद था आपको दरोगा ए डाक चौकी, जो कि आपको सूचना और गुप्तचर विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। इसके बाद था आपको मीरे आतिश, जो कि शाही तोपखाने का क्या होता था, प्रधान होता था। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले तोप का जो प्रयोग किया गया था वो आपको बाबर के द्वारा किया गया था, और बाबर के विजय का कारण भी वही आपको क्या था, तोपखाना था। ठीक है। तो देखिए प्रधान काजी, बादशाह के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी। उसके बाद है मुहतसिब। तो मुहतसिब जो होते थे आम जनता के नैतिकता का ख्याल रखता था कि हमारे देश की जनता का नैतिक स्तर कितना ऊंचा है, कितना नीचा है। उसके बाद है मीर शमा, जो कि बादशाह के घरेलू कार्यों के क्या होते थे, प्रधान होते थे। दरोगा ए डाक चौकी, जो कि सूचना व गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे, कहीं से गुप्त सूचना जुटाना है। ठीक है। तो ऐसा सारा कार्य जो होता था किसका होता था, तो दरोगा ए डाक चौकी का। ठीक है। उसके बाद है मीरे आतिश। तो ये जो मीरे आतिश होते थे ये शाही तौखाने का प्रधान होते थे। अब आइए, अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। तो देखिए ये जो प्रांतीय शासन है, तो प्रांतीय शासन में इस शासन के जो प्रमुख होते थे, यानी कि प्रांत का जो प्रमुख होता था, यानी सूबा का जो प्रमुख होता था, उसको क्या कहा जाता था, तो आपको सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबेदार। ठीक है। यानी कि ये जो आप सूबा देख रहे हैं इसको प्रांत भी कहा जाता था। ठीक है। तो इस प्रांत के जो प्रमुख होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो सूबेदार कहा जाता था। वहीं प्रांत में वित्त व्यवस्था की जो देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे उसको दीवान कहा जाता था, और ये दीवान जो होते थे आपको केंद्रीय दीवान के क्या होते थे, अधीन होते थे। उसके बाद है आपको कोतवाल। तो कोतवाल जो होते थे सूबे की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को क्या करता था, देखता था। ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के समय में प्रांत की संख्या कितना था, तो 15। ठीक है। शाहजहां के समय में कितना था, 17 था, और वहीं औरंगजेब के समय में बढ़कर कितना हो गया, 21। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि अकबर के समय में प्रांत की संख्या कितनी, 15। ठीक है। शाहजहां के समय 17। उसके बाद औरंगजेब के समय जो था वह आपको 21 था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, सरकार या जिला। देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सरकार या जिला। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि मुगल प्रशासन में, ठीक है, सरकार का अर्थ क्या होता था, तो आपको जिला होता था। तो इसमें जिला का जो प्रमुख होता था, ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी होते थे वो आपको फौजदार होते थे, और यहाँ जो वित्त व्यवस्था देखने वाले अधिकारी होते थे उसको अमल गुजार कहा जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि जिले में, यानी कि मुगल प्रशासन के दौरान क्या होता था, या मुगल प्रशासन में जो आपको वित्त व्यवस्थापक होते थे जिला का, उसे क्या कहा जाता था, तो अमल गुजार। वहीं आपको फौजदार किसको कहा जाता था, तो फौजदार यानी कि जिले के जो प्रमुख होते थे उसको मुगल प्रशासन में कहा जाता था। ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। उसके बाद है परगना। तो देखिए परगना के प्रमुख को सिकदार कहते हैं। ठीक है। और हमें जो होते थे यहाँ पर वित्त व्यवस्था की क्या करते थे, देख रेख करते थे। ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि देखिए प्रांत के जो प्रमुख होते थे उसको सूबेदार कहते थे। देखिए जिला के प्रमुख होते थे उसको फौजदार कहते थे, परगना के प्रमुख हुआ उसको सिकदार कहते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं गांव की। किसकी बात करते हैं, गांव की। तो यह प्रशासन की सबसे क्या होती थी, छोटी इकाई होती थी। इस चीज को याद रखिएगा कि गांव जो होते थे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है। जिसे मावदा या दीह भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि मुगल प्रशासन में क्या था कि आपको गांव की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे मावदा या दीह भी कहते हैं। और यहाँ के जो मुख्य अधिकारी होते थे, ठीक है, यानी कि गांव के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे आपको खोत, मुकद्दम या चौधरी भी क्या होता था, कहा जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम मुगल प्रशासन के बारे में आज क्या किए कि जाने। अगर आपको यहाँ से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके, यानी कि रोक कर उसे आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि कहीं से कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बाद में पूछ सके। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।